हेलो। तो कल हम देख रहे थे सर्कुलर मोशन जो आधा बाकी था वर्क पर एनर्जी के साथ। एक रिजल्ट जो हमें याद रखना था वो है कि एंगल विद वर्टिकल व्हेन एनी ऑब्जेक्ट लूजेस कांटेक्ट विद अ फिक्स्ड स्फीयर। तो हमने ब्लॉक को हल्का सा पुश किया था, उसने स्लाइड करना स्टार्ट किया, वर्टिकल से कितने एंगल पर उसने कांटेक्ट छोड़ दिया, तो आंसर आया था हमारा cos इनवर्स 2/3। ठीक है, तो ये एज अ रिजल्ट भी हमें याद रखना है कि जब ब्लॉक वर्टिकल के साथ cos इनवर्स 2/3 एंगल बनाएगा उस समय वो कांटेक्ट छोड़ देगा। क्लियर है सभी लोगों को? ये एज अ रिजल्ट भी हमें याद रखना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है जो है मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सबसे पहले मैं ले रहा हूं सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका? यहाँ पे मान लो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m। तो क्वेश्चन आता है कि इसे मिनिमम कितनी स्पीड दे दी जाए ताकि ये पूरे सर्कल में घूमकर वापस इसी पॉइंट पर आ सके। किसी भी पॉइंट पर इसका मोशन रुके नहीं, ये कंटिन्यूअसली पूरे सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमता रहे। ठीक है ना? तो जैसा कि हमें पता है, आप जो भी स्पीड दोगे धीरे धीरे वो स्पीड कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी में बदलने लगेगी। तो स्पीड तो कम होना जरूरी है। या मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रेविटी जो वर्क करेगी ब्लॉक के ऊपर वो नेगेटिव करेगी, क्योंकि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है कि नहीं? तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती रहेगी। अब अगर इसे पूरे सर्कुलर ट्रैक में घूमना है तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर इसका मोशन रुकने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है? यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से ये सर्कल से छूटकर और गिर सकता है? तो आप देखोगे कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय पर इसकी नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो मान लो हमने इतनी स्पीड दे दी कि ये पूरे सर्कल में घूमने लायक है और हाईएस्ट पॉइंट पे भी नीचे नहीं गिरता, तो फिर ये किसी भी पॉइंट पे नीचे नहीं गिरेगा। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, इफ द ब्लॉक continues circular motion at topmost point, तो फिर it will complete the track, it will complete the track। यानी हमारा मकसद बस ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाकर ब्लॉक को नीचे गिरने से रोक लें, तो फिर ब्लॉक पूरे सर्कल में घूम ही लेगा। ठीक है ना? तो अब इसी की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हाईएस्ट पॉइंट ही बचा है, उसे हम जनरली वी नॉट से डिनोट करते हैं। वी नॉट हो गई स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है ना? इसी को कहा जाता है क्रिटिकल स्पीड। याद रखना, क्रिटिकल स्पीड होती है स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट सच दैट पार्टिकल कैन कंप्लीट इट्स सर्कुलर मोशन। पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके, इस हिसाब से उसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड। क्लियर है सभी को? ठीक है ना? तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी स्पीड हम दे दें कि ब्लॉक नीचे गिरे नहीं, तो फिर वो पूरा सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कर सकता है। तो वी नॉट में निकाल सकता हूं किसी भी क्वेश्चन के लिए। याद रखना हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड रहेगी। हाईएस्ट पॉइंट पे देख लेते हैं क्या होगा। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी ब्लॉक की। स्पीड हमने मान लिया वी नॉट है, नीचे इस पे लग रहा होगा mg, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा m v नॉट स्क्वायर बाय r, और एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन नीचे। अगर ये ब्लॉक गिर नहीं रहा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। यानी मैं कह सकता हूँ एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, ये होना चाहिए नॉर्मल प्लस एम जी। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड, यानी सबसे कम स्पीड सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने के लिए, यानी उस समय पे स्पीड सबसे मिनिमम है,
यानी mv0 स्क्वायर बाय r जस्ट इक्वल हो रहा होगा किसके, mg के, और नॉर्मल जस्ट क्या हो रहा होगा, 0, यानी ऑलमोस्ट कांटेक्ट छूटने ही वाला है ना। तो यहां से हमें v0 की वैल्यू मिलती है √rg। ये आपको याद रखना है पहला फॉर्मूला, √rg। तो जब भी आप किसी पार्टिकल को एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कराना चाहते हो तो ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, √rg या √gr। क्लियर है क्या? अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा था कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड इतनी रखनी है तो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या दी गई होगी। ऑब्वियसली नीचे से स्पीड जब ऊपर जाएगा ब्लॉक तो कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट और इसे मैं बोल देता हूं बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा बेटर होती है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ए से बी तक जाने में वर्क किया होगा किसने, सिर्फ ग्रेविटी ने। ये होना चाहिए हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। नीचे से ब्लॉक ऊपर गया है, ग्रेविटी का वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव, कितना, एम जी, कितना ऊपर गया 2r, तो -2r। ये हो जाना चाहिए हाफ एम, नीचे स्पीड आपने फाइनल स्पीड है v0 तो v0 स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड है नीचे जो है v मिनिमम। क्लियर? m से m कट गया, यहां से हमें मिल जाएगा कितना, ये आपको मिल गया gr 2gr। ये हो जाना चाहिए v मिनिमम का स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर। v0 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। क्या मिलेगा v0 का स्क्वायर करते ही, √rg, यहाँ मैंने कुछ 4 हो जाएगा ये, सॉरी, √rg, और v मिनिमम की वैल्यू आपको मिलेगी √5gr। तो ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फाइनली अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टिकल पूरे सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर सके तो सर्कल के लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम उसकी स्पीड होनी चाहिए √5gr। ऐसा होने पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबसे लोएस्ट स्पीड रहेगी जिसमें कि सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। अगर आपने इससे कम स्पीड दी तो हाईएस्ट पॉइंट पे √gr से कम स्पीड रहेगी और ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आती है? कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, नोट डाउन कर लो दोनों चीजें। ठीक है, पहला मैंने लिया था सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, दूसरा अगर मैं केस ले लेता हूं, इन केस ऑफ सर्कुलर ट्यूब। अब मान लो मेरे पास एक वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब है, वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब। ट्यूब मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है, इस तरह से एक ट्यूब है जिसकी एवरेज रेडियस हम r मान सकते हैं और ब्लॉक सबसे लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे है, बीच में फंसा हुआ। अब इसे कितनी मिनिमम स्पीड दी जाए ताकि ये सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कर सके। तो मेरा सवाल ये है कि पिछले केस से ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी पूरा घुमाने के लिए या कम स्पीड देनी पड़ेगी, फटाफट बताओ। पिछले केस के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड या कम स्पीड? तो यहां जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे ब्लॉक पहुंचेगा तो उसके गिरने की क्या पॉसिबिलिटी है? जो भी ग्रेटर बोल रहे हैं थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें। हाईएस्ट पॉइंट पे जब ब्लॉक पहुंचेगा तो क्या वो नीचे गिर सकता है? नहीं। क्या उसके गिरने की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो इस केस के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल स्पीड क्या होनी चाहिए? तो इस केस के लिए क्रिटिकल स्पीड जो हम डिफाइन करते हैं v0, वो हम करते हैं 0। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी हो सकती है? 0। क्यों? क्योंकि भाई ट्यूब में फंसा हुआ है, नीचे तो गिरेगा नहीं ना। तो अगर जस्ट 0 से थोड़ी सी ज्यादा स्पीड रही हाईएस्ट पॉइंट पर तो फिर वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा और सर्कुलर ट्रैक में घूम सकेगा। तो पिछले केस में आपको हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड देनी थी √gr, इस केस में आपको हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड देनी है 0।
और आपको पता है कि नीचे जो स्पीड आप देते हो लोएस्ट पॉइंट पे, उसी का एक हिस्सा हाईएस्ट पॉइंट पे बचता है। तो ऑब्वियसली जब हाईएस्ट पॉइंट पे कम स्पीड चाहिए तो नीचे भी हम कम ही स्पीड देंगे। बस अब मैं सीधे क्या करूंगा, वापस से ए से लेके बी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन कर दूंगा। ठीक है, पिछली बार मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम किया था, इस बार में चलो एनर्जी कंजर्वेशन से बता देता हूँ। के इनिशियल प्लस पी इनिशियल, ये होना चाहिए के फाइनल प्लस पी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे 0 मान लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 करनी है हमें, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg2r, और v मिनिमम की वैल्यू आपको मिलती है कितनी, √4gr। यानी अगर ऊपर से हाईएस्ट पॉइंट पर नीचे गिरने का खतरा नहीं है तो आप स्पीड कितनी देते हो, √4gr। लेकिन अगर हाईएस्ट पॉइंट से ब्लॉक का नीचे गिरने का खतरा है तो फिर आप स्पीड कितनी देते हो, √5gr। दोनों रिजल्ट लिख लो, और कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? हाँ ना अगर बोल दोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा पता चलता रहेगा। वी मिनिमम बेटा आपको ये बता रहा है, ये लो रामायण खत्म हो गई और अब पूछा जा रहा है। वी मिनिमम बेटा ये बता रहा है कि आपने कभी देखा है सर्कुलर ट्रैक, अगर आपके पास कोई हो, मान लो एक सर्कल है, जैसे गेम्स वगैरह में होता है ना, ऐसे बाइक चल रही है उसे पूरा ऐसे गोल गोल घुमाना है, तो नीचे आपको स्पीड कितनी देनी पड़ेगी उसके ऊपर डिपेंड रहेगा ना। अगर मैं बहुत कम स्पीड देता तो हो सकता है बॉल यहीं तक जाके यहाँ से लौट आती, और थोड़ी ज्यादा स्पीड दूंगा तो यहाँ तक जाके यहाँ से लौट आएगी। तो मिनिमम कितनी स्पीड दें ताकि पूरा सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कर ले, यही तो टॉपिक था महाराज। रामायण के अंत में नहीं पूछा जाता राम कौन है या सीता कौन है, लोग पत्थर मारते हैं फिर। ठीक है, तो ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं। मेन चीज आपको याद रखनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर ब्लॉक या पार्टिकल के नीचे गिरने की संभावना हो तो लोएस्ट पॉइंट पे √5gr दो, अगर नहीं हो तो फिर √4gr दे दो। ऐसे ही दो केसेस और आते हैं, ठीक है ना, उनके लिए अब बार बार हम डिराइव नहीं करेंगे, सीधे लिख लेंगे और आप लिख भी पाओगे। पहला केस मैं आपको बता रहा हूं, जो है बॉब और स्ट्रिंग का केस। बॉब और स्ट्रिंग का केस मतलब आपने एक रस्सी से पत्थर बांध रखा था और वो इस तरह से रस्सी यहाँ पे हिंज्ड है और यहाँ पे आपका ब्लॉक है। रस्सी की लेंथ मान लेता हूं r। तो इसे अगर मैं पूरे सर्कल में घुमाना चाहता हूं ऐसे कि कहीं पे रस्सी स्लैक ना हो, पार्टिकल कहीं से नीचे ना गिर जाए, तो वी मिनिमम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या मुझे बता सकते हो? सभी लोग कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा। ये केस किस केस से मिलता जुलता है, सर्कुलर ट्रैक से या सर्कुलर ट्यूब से? बताओ। उस हिसाब से आपको बस ये बताना है कि √5gr आंसर है या √4gr आंसर है। बिल्कुल, ये ट्रैक के साथ मिलता जुलता है, क्योंकि ट्रैक में भी पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे गिर सकता था, सपोर्ट के लिए कुछ नहीं था, और यहां भी हो सकता है हाईएस्ट पॉइंट पे रस्सी स्लैक हो जाए और पार्टिकल नीचे गिर जाए। तो आपको ट्रैक वाला रिजल्ट लिखना है, यानी √5gr। कॉमन सेंस है, समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। दूसरा हो जाता है आपका बॉब रॉड का केस। इसी स्ट्रिंग की जगह अगर मैंने एक लोहे की रॉड लगा दी होती, इसी स्ट्रिंग की जगह अगर मैंने एक लोहे की रॉड लगा दी होती, ऐसी मासलेस पर रॉड है, ठीक है ना, और लेंथ उसकी आर रख देता, अब मैं पूछता कि मिनिमम कितनी स्पीड देनी चाहिए ताकि सर्कुलर ट्रैक में घूम जाए। तो अब आपको समझ आ रहा है ये कैसा है, ट्यूब जैसा है या ट्रैक जैसा है? ये ट्यूब जैसा है। हाईएस्ट पॉइंट पे यहां जाके बॉल रुक भी जाए तो नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि लोहा थोड़ी ना बेंड हो जाएगा। तो सिमिलर टू ट्यूब है, इसलिए वी मिनिमम हम कितनी दे देते हैं, √4gr दे देते हैं। अरे आसान है कि नहीं है?
दो रिजल्ट सिर्फ हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्लियर? सवाल करने को तैयार? चलो क्वेश्चन देखो। तो ये रहा आपका ट्यूब। सारे क्वेश्चन देख लेना, फिर आंसर देना शुरू करना, ठीक है ना। और इसकी रेडियस मान लेते हैं कुछ r है। यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे आपका पार्टिकल रखा है। ये पॉइंट मान रहा हूं मैं P, हाईएस्ट पॉइंट मान रहा हूं मैं Q, और यहां से स्पीड दी जा रही है, ठीक है ना। तो रेडियस मान लो 5 मीटर है, और बस पहला क्वेश्चन आंसर मत दे देना तुरंत, ठीक है ना। तो V मिनिमम पूछा जा रहा है टू कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, टाइम पास के लिए। दूसरे में पूछा जा रहा है आपसे क्रिटिकल स्पीड, ठीक है ना। तीसरा आपसे मैं पूछ रहा हूं स्पीड एट P इन अबव केस। चौथा V मिनिमम so that block reaches P only, ठीक है। पांचवा मैं आपसे पूछ रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट A फॉर केस 1 एंड दिस इज योर पॉइंट A। लोएस्ट पॉइंट जो है वही पॉइंट A है। चलो भाई लग जाओ, बताओ क्या आंसर्स आएंगे, एक साथ देना सारे आंसर्स। देखो कैसे सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, सर्कुलर ट्रैक है, तो आप बता ही सकते हो V मिनिमम हो जाता है √5 GR, है ना। वैल्यूज पुट कर दो, 5 G है 10 और रेडियस है 5 आपका, यानी आपको मिल गया कितना, √250 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्रिटिकल स्पीड हमें पता है ऐसे केसेस में होती है √GR। क्रिटिकल स्पीड यानी हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड, यानी कि √10 × 5 जो हुआ √50 मीटर पर सेकेंड। इनमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए था, फॉर्मूले थे ये तो। अब सी पार्ट में पूछा गया है स्पीड एट दिस पॉइंट, यानी पार्टिकल को यहां आपने स्पीड दी है √5 GR। तो हम जानना चाहते हैं जब पार्टिकल P पे पहुंचा होगा उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूं V होगी। बस यहां से यहां तक आपको एनर्जी कंजर्वेशन ही तो लगाना है। तो थर्ड पार्ट के लिए मैं लिख दूंगा K इनिशियल प्लस P इनिशियल, ये होना चाहिए K फाइनल प्लस P फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m√5 GR का स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनली काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट ऊपर गया है, तो r डिस्टेंस से ऊपर गया है, तो mgr। क्लियर है कि नहीं? यहां से हमें मिल जाएगा हाफ mv², ये हो जाना चाहिए 5 mgr/2 माइनस mgr। v की वैल्यू आपको मिल गई √3 GR, यानी कि √150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो स्पीड एट P पूछा गया था इस केस में, तो थर्ड का आंसर क्या आया, √150 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है कि मिनिमम स्पीड, ताकि ब्लॉक सिर्फ P तक ही जाए। अगर सिर्फ P तक ही जाना है यानी यहां पहुंच के स्पीड क्या हो जानी चाहिए, 0। तो फोर्थ पार्ट और भी इजी, K इनिशियल प्लस P इनिशियल, ये होना चाहिए K फाइनल प्लस P फाइनल। इनिशियली हाफ mv², यही v आपको पता करना है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनली P पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 कर दो क्योंकि यहीं तक पहुंचाना है सिर्फ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी
mgr। तो v आपको मिल गया कितना, √2gr, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड दोगे तो सिर्फ p तक जाएगा और फिर लौट के वापस आ जाएगा। क्लियर। फिफ्थ और आखिरी पार्ट में बोला गया है नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए इन केस 1। ठीक है ना। तो फिफ्थ पार्ट में हम देख सकते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन है, ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे स्पीड दी गई है √5gr, ये आपका सेंटर है। तो नॉर्मल तो ऐसे लग रहा होगा, नीचे लगेगा mg और नीचे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इक्वेट कर दो, नॉर्मल आ जाएगा mg प्लस mv²/r, यानी कि mg प्लस m/r √5gr का होल स्क्वायर, यानी कि 6 mg। तो लोएस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 6 mg। बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल केस 1 में परपेचुअल मोशन होगा, लगातार मोशन होता रहेगा, क्योंकि हम आइडियल केस ले रहे हैं। हमने माना ही नहीं है कि कभी एनर्जी वेस्ट होगी, तो पार्टिकल पूरे जीवन गोल गोल घूमता रहेगा। काश के ऐसा होता, असलियत में ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना। कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए, साधारण सवाल था एकदम। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग है जिससे कि एक बॉब कनेक्टेड है। ठीक है। तो स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग एंड बॉब ऑफ मास लेट्स से 10 kg। ठीक है ना। ये हैंग कर रहा है। पहले थोड़े मैं टाइम पास के क्वेश्चन एक साथ पूछ लूं। पहली चीज v मिनिमम एंड क्रिटिकल स्पीड टू कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक। तो ये पार्ट तो सबसे आसान वाला ही पार्ट है। ठीक है ना। दूसरा पार्ट है आपका इफ, ये पॉइंट ए मान लेता हूं मैं, इफ स्पीड एट ए is 2 times v minimum, then tension in string at the lowest and highest point। और तीसरा है टेंशन इन स्ट्रिंग एट पॉइंट P। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ सर्कुलर ट्रैक बनेगा। तो यहां जो पॉइंट है उसे हम P पॉइंट कह रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में जो पॉइंट है उसे मैं पॉइंट P कह रहा हूं। ठीक है। चलो ट्राई करो। चलो देखो, तो पहला पार्ट तो सिंपल है, v मिनिमम √5gr। ठीक है। तो 5 इंटू 10 इंटू रेडियस 1 है, तो √50 मीटर पर सेकेंड। ये पहले केस का आंसर आ गया। ठीक है ना। सेकंड केस में पूछी गई है क्रिटिकल स्पीड, यानी कि v0, सॉरी पहले केस में जो है √gr, यानी कि √10 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट तो सबसे हो जाना चाहिए था। सेकंड पार्ट में बोला गया है इफ द स्पीड एट ए इज 2v मिनिमम, यानी डबल स्पीड अगर दी गई है, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। बात समझ आई? तो पहली बात तो लोएस्ट पॉइंट पे आपने स्पीड दी है, तो मैं अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करूं तो लोएस्ट पॉइंट पे सिचुएशन कुछ ऐसी है। ठीक है ना। और यहाँ स्पीड दी गई है 2 इंटू वी मिनिमम, यानी 2 इंटू √50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा इस तरह से होगा, इसे मैं T1 बोल देता हूं। नीचे लग रहा होगा mg और एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा mv²/r।
आपको अब क्या करना है, सिर्फ बैलेंस करना है। तो T1 की वैल्यू क्या हो गई, T1 की वैल्यू हो गई mg प्लस mv² बाय आर। मास हमने लिया है 10 kg, तो ये हो गया 100 न्यूटन प्लस 10 इंटू v² यानी 4 इंटू 50 बाय रेडियस जो कि है 1 मीटर। यहां से आपको टेंशन लोएस्ट पॉइंट में मिला 2100 न्यूटन। कोई डाउट किसी को? लोएस्ट पॉइंट पे बस आपको ये याद रखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगाएं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगाना होगा, ठीक है ना। तो अब बात आती है एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए हमें पहले हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड पता होना जरूरी है, ठीक है ना। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड दी गई है 2√50 मीटर पर सेकेंड। मैं जानना चाहता हूँ हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी। मैं मान लेता हूँ वो होगी कुछ v। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं, k इनिशियल प्लस p इनिशियल, ये होना चाहिए k फाइनल प्लस p फाइनल। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ m v², ठीक है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे 0, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² और पोटेंशियल एनर्जी प्लस m g, और हाइट हो चुकी है 2 मीटर क्योंकि रेडियस है 1 मीटर, है कि नहीं। यहां से हमें मिल जाएगा 1000 माइनस 200, ये हो जाना चाहिए 5v², और v की वैल्यू आपको मिल जाएगी √160 मीटर पर सेकेंड। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड है √160 मीटर पर सेकेंड। मैं डायग्राम बना देता हूं। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन लगेगा नीचे, mg लगेगा नीचे, और ऊपर लग रहा होगा mv² बाय आर। हम लिख सकते हैं mv² बाय आर ऊपर का फोर्स, ये होना चाहिए t प्लस mg, और T2 बोल दें अगर इसे, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी mv² बाय आर माइनस mg, यानी कि 10 इंटू 160 बाय रेडियस 1 मीटर माइनस 100, यह आपको मिल गया कितना, 1500 न्यूटन। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन हमें कितना मिलेगा, 1500 न्यूटन। सही है क्या? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई? थर्ड पार्ट में बोला गया है टेंशन एट P, तो वो इनिशियल केस ही लेना है हमें, पुराना वाला ही केस लेना है, ठीक है ना। या नया वाले से अगर कुछ लोगों ने किया है तो वो भी गलत नहीं है, उनका आंसर बस अलग आएगा, मेथड आपको समझ आना चाहिए। तो अगर लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड दी है √50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ हमारा पॉइंट है P, मैं जानना चाहता हूँ टेंशन एट P क्या होगा, तो पहले मुझे वही स्पीड निकालनी पड़ेगी P पे। स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, वही हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, ये होना चाहिए mgh, हाइट है 1 मीटर इस पॉइंट पे, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहां से हमें मिल जाएगा 250 माइनस 100 इंटू 2/10 का अंडर रूट, ये है वेलोसिटी, यानी कि √30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? √30 मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट पे आपको टेंशन चाहिए, तो FBD देखो जरा, सिचुएशन ऐसी है, ये सेंटर है, स्ट्रिंग में टेंशन इधर आएगा T, mg लगेगा नीचे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर, यानी mv² बाय आर। तो ऑब्वियसली मैं देख सकता हूँ टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए mv² बाय आर के इक्वल। मास है 10 kg, v² यानी 30, रेडियस है 1 मीटर, यानी कि 300 न्यूटन टेंशन हो जाएगा आपका पॉइंट P पे। कोई डाउट किसी को पूरे क्वेश्चन में? तो बोलो अभी। ये एक HCV का क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं, ठीक है। एक बॉब है, उससे एक स्ट्रिंग बंधी हुई है जो हिंज्ड है, स्ट्रिंग की लेंथ L मान लो, बॉब का मास M मान लो, हालांकि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे ये रेस्ट पे है, ठीक है। द बॉब is released from horizontal
एज शोन। तो अगर मैं ऐसे ही बॉब को छोड़ दूंगा तो इस साइड में, राइट साइड में भी इतनी हाइट तक उठ पाएगा, है कि नहीं? ऐसा उसका कुछ पाथ होगा और राइट साइड में वो एग्जैक्टली इतनी हाइट तक उठ पाएगा। तो हमने क्या किया है, एक और हिंज लिया है और उसे यहां लगा दिया है। हिंज मतलब होता है कील लगा देना एक तरह से, जिसकी डिस्टेंस पुराने हिंज से है x। तो जैसे ये नीचे आएगा, अब ऑब्वियसली इस पे धागा टकराएगा और छोटी रेडियस के सर्कल में घूमने लग जाएगा। तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ x, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन hinges, डिस्टेंस बिटवीन hinges so that bob completes circular track about hinge O। ठीक है ना? O पॉइंट जो हो उसके अबाउट वो पूरा सर्कुलर ट्रैक घूम सके। एक बार O से टकरा जाए तो ऊपर वाले हिंज को निग्लेक्ट कर देना, ठीक है ना? आई होप क्वेश्चन सबको समझ आया हो। चलो देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहली चीज तो मैं देखूंगा कि जब स्ट्रिंग जस्ट वर्टिकल होगी, यानी इस हिंज से जब टकराएगी, उस समय पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं v। एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, m g। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ये पूरी लेंथ तो कितनी है, l। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है l। ये होनी चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है। v आपको मिली अंडर रूट 2gl, यानी लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड जो है वो अंडर रूट 2gl है। अब पूरी कहानी क्या बन जाती है कि ये स्ट्रिंग अब यहाँ टकरा चुकी है, तो अब जो सर्कुलर मोशन होने वाला है वो इस छोटे हिंज के अराउंड होने वाला है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये है l माइनस एक्स, मान सकता हूं मैं। तो अब ये जो पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड है √2gl, वही होनी चाहिए मिनिमम स्पीड टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस l माइनस एक्स, है कि नहीं? अगर इसे l माइनस एक्स डिस्टेंस में सर्कुलर ट्रैक घूमना है तो आपको पता है v मिनिमम क्या आता है स्ट्रिंग वाले केस में, √5gr। और छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या है, 5g, रेडियस है l माइनस एक्स। तो यही इक्वल हो जानी चाहिए किसके, √2gl के। आपको मिलेगा 5g l माइनस एक्स, ये होना चाहिए 2gl। g से g कट जाएगा, 5l माइनस 5x, ये होना चाहिए 2l। और यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी x की 3l/5। तो अगर आप रखते हो 3l/5 डिस्टेंस पर, तो फिर बॉब जो है छोटे सर्कल के रेडियस के अंदर पूरी तरह से घूम पाएगा। क्लियर है? देखने में डरावना लग रहा था, दरअसल डरावना था नहीं क्वेश्चन। बोलो भाई, क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन कर लें। बढ़िया, किसी को डाउट नहीं है अगर तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी किसी ने हॉट व्हील्स का गेम खेला है तो वैसी सिचुएशन है। ये रेडियस मान रहा हूं मैं r, ये एंगल मान रहा हूं मैं 37 डिग्री, ये हाइट है हमारी 40 मीटर। यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है एक ब्लॉक से, जिसका मास ले लेते हैं 2 kg। स्प्रिंग का के अपना फेवरेट 100 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग इज इनिशियली compressed, spring is initially compressed by 2 मीटर। ठीक है, ओके। ये पॉइंट ले रहा हूं मैं A, ये पॉइंट हो गया हमारा B,
और ये पॉइंट हो गया हमारा सी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी को मैं ले रहा हूं स्मूथ और बी सी को मैं ले रहा हूं रफ, जिसका म्यू ले लेते हैं 0.2। और कुछ करना है कि काफ़ी है? काफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको बतानी है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर so that block completes circular path। ठीक है ना। तो ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, स्प्रिंग दबी हुई थी पहले से 2 मीटर से, उसे रिलीज किया गया, ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन को पार करेगा और सर्कुलर ट्रैक में एंटर करेगा। तो वही पूछा जा रहा है, क्या रखी जाए? मैक्सिमम रेडियस। और श्रेष्ठ ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। चलो देखते कैसे होगा। तो इस सर्कुलर ट्रैक का तो यूज सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पे स्पीड पता है। अगर हमें सर्कुलर ट्रैक में पूरी तरह से घुमाना है तो ब्लॉक जब यहाँ पहुंचे तब उसके पास मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? तब उसके पास मिनिमम स्पीड होनी चाहिए √4GR। अगर हम इस ट्यूब में उसे पूरी तरह से घुमाना चाहते हैं तो इस लोएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड होनी चाहिए √4GR। अब बस मैं लिख दूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले वर्क करेगी स्प्रिंग, फिर वर्क करेगा फ्रिक्शन, साथ में वर्क करेगी ग्रेविटी। ये इक्वल होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी ½ m√4GR। ये हमें फाइनल स्पीड चाहिए माइनस इनिशियली स्पीड, तो क्या रहेगी? 0। बात समझ आई? स्प्रिंग का वर्क डन लिख देते हैं। ऑब्वियसली स्प्रिंग पहले से कंप्रेस थी तो अब वो अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ जा रही होगी, तो उसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो हो जाएगा ½ × K × x²। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, जो कि कितना होगा? -μ mg cos थीटा, क्योंकि ब्लॉक इधर है, फ्रिक्शन जो इधर लगेगा μn यानी μ cos थीटा। तो म्यू है हमारा 0.2 इंटू mg, 2 kg है तो 20 इंटू cos 37 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप देख सकते हो इस ट्राइंगल से, कल ही हमने काफी डिटेल में देखा था डिटेल में देखा था। sin 37 डिग्री अगर मैं लिखूं, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3/5, और ये इक्वल होना चाहिए 40/x। यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 200/3। समझ आई बात? यानी कि टोटल लेंथ AC जो है वो है 200/3, तो BC जो होगी वो कितनी होगी? 100/3। तो उतनी दूरी के लिए सिर्फ क्या लगा है? फ्रिक्शन लगा है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। ब्लॉक इफेक्टिवली यहां तक अगर देखा जाए तो नीचे कितना आया है? 40 मीटर। तो m इंटू जी इंटू 40 मीटर वो नीचे आया, h। ये हो जाना चाहिए ½ m और 4GR। हमें r की ही वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। सिंपल सी इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें मिल जाएगा 200 माइनस, ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 4/5 इंटू 100/3 प्लस 800, ये होना चाहिए 40R, यानी 1000 माइनस कितना हो गया? 320/3 ऐसा कुछ आ रहा है, इज इक्वल टू 40R। कैलकुलेशन है, R की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी? 3000 माइनस 320, तो 2680 शायद बाय 120, ऐसे ही कुछ फालतू सा आएगा, ठीक है ना। मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज है कि आप ये इक्वेशन लिख पाए हो या नहीं। आगे तो कैलकुलेशन है, वो हम चेक कर लेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग आपने सही लिखा होना चाहिए था,
वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपने सही लिखा होना चाहिए था, जिसमें आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी चाहिए थी, और वर्क डन बाय ग्रेविटी सही लिखा होना चाहिए था। बात समझ आई क्या? वाई इट विल बी 4√4 GR, तो समृद्ध ये तो यार चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था मैंने अभी। ट्यूब में घूमना है अगर, ट्यूब में घूमने के लिए मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए? फिर वही बात, रामायण खत्म होते होते किसी ने फिर पूछ लिया कि भैया राम कौन है, एक बार बता दो। तो ये रहे आपके राम, ये रहे, दिख रहे हैं बेटा? राम जी दिख रहे होंगे, √4 GR। तो उस ट्रैक देने का मतलब यही था, ट्यूब देने का मतलब सिर्फ यही था कि आपको पता लग जाए कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोलिए। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है वर्किंग एनर्जी थ्योरम कैसे काम करती है? आ रहा होगा आई होप। चलो एक फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे कर लेते हैं। पेन की इंक चेंज नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो इस बार हम चले हैं लिफ्ट के अंदर। कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक फोर्स बढ़ाने का मन है। तो ये है आपकी लिफ्ट, ठीक है ना, और ये है आपकी स्ट्रिंग जिससे एक बॉब बंधा हुआ है जो कि ऐसे सर्कल में घूमना चाहता है। क्या करें? अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स करें या नॉर्मल? बताओ। समझ तो तुम गए होगे सवाल में मैं क्या देने वाला हूँ। मैं स्यूडो फोर्स लगाने वाला हूँ, है ना? हाँ हॉरिजॉन्टल में स्यूडो फोर्स दे दिया जाए या वर्टिकल में? वर्टिकल तो समझ जाओगे, सब लोग समझ जाओगे कि नहीं? वर्टिकल में तो हाईएस्ट पॉइंट पे बस नीचे की तरफ mg प्लस एक स्यूडो फोर्स और आ जाएगा, है कि नहीं? अरे समझ रहे हो ना सभी लोग? अगर मैं वर्टिकल में एक्सेलरेशन दे दूं लिफ्ट को, तो बस एक स्यूडो फोर्स वर्टिकल में बढ़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसे हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट करा देता हूं 2g से, भयंकर एकदम। ठीक है, 2g से मैंने इसे हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट करा दिया है, और ये स्पीड है v, लेंथ ले लो l, मास ले लो m। तो आपका क्वेश्चन है v मिनिमम फॉर ब्लॉक टू मूव टू कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक, टू कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक। ठीक है ना? और भी कुछ पूछ सकते हैं? अच्छा, और मैं पूछ लेता हूं, टेंशन इन स्ट्रिंग एट पॉइंट P, जहां ये है आपका पॉइंट P। ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो, तो इस क्वेश्चन में अलग क्या है, क्यों ये इतना अच्छा क्वेश्चन है? ठीक है ना, भले डेटा गंदा होगा पर कॉन्सेप्ट इसका अच्छा है। जितने भी रिजल्ट हमने डायरेक्टली निकाले थे, उनमें मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही क्यों मिनिमम स्पीड निकाली थी। मैंने ये कहा था कि अगर वो टॉप मोस्ट पॉइंट को पार कर गए तो फिर वो सर्कुलर पाथ में कंप्लीटली घूम पाएंगे। इसका कारण ये था कि पूरे पाथ में मिनिमम टेंशन जहां हो सकता है, कहां हो सकता है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो सकता था नॉर्मल क्वेश्चंस में। लेकिन यहां अगर आप देखो तो किस पॉइंट पे, इस पूरे सर्कुलर पाथ में कौन सा पॉइंट होगा जहां स्ट्रिंग के अंदर टेंशन मिनिमम हो सकता है? तो बात समझने की कोशिश करो। प्रीवियस क्वेश्चंस में क्यों टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होता था? क्योंकि mg हमेशा कहां लग रहा होता था? नीचे। हर पॉइंट पे mg हमेशा कहां लग रहा होगा? नीचे। बॉल कहीं भी रहे, mg लग रहा होगा नीचे। तो हर समय तो आप देखो तो टेंशन ऑलमोस्ट क्या आ रहा है? अपोज कर रहा है mg को। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन और mg सेम डायरेक्शन में लगने लग जाते हैं। तो उस समय पे टेंशन की वैल्यू काफी कम हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। टेंशन जीरो होते ही सर्कुलर मोशन होना बंद हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको
उस पॉइंट पे स्पीड को ऑलमोस्ट नॉन जीरो रखना होता है जहां पर टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको करना होगा फाइंड पॉइंट वेयर टेंशन इज मिनिमम। ठीक है ना, फाइंड पॉइंट वेयर टेंशन इज मिनिमम, और वो ऑलवेज ऑलवेज अलोंग नेट फोर्स होगा। जहां भी आपके नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी लाइन पे लाई करेगा आपका मिनिमम टेंशन। बात समझ आ रही है? अपनी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी समय हम नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करें, जैसे इस केस में हम देखें तो कहाँ आ रहा था, हमेशा कहाँ आ रहा था, वर्टिकली डाउन, क्योंकि हमारे फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउन है, तो वर्टिकल लाइन में ही मिनिमम टेंशन आने वाला था। और लॉजिक से मैंने देखा कि जब हमारा नेट फोर्स और वर्टिकल लाइन अलाइन हो जाएंगे उस समय पे हम कह देंगे कि टेंशन कैसा है, मिनिमम। स्ट्रिंग अलाइन होनी चाहिए उसके साथ। तो यहां मैं देखूं तो किसी भी समय ब्लॉक पे लग रहा है एक तो mg और एक लग रहा है स्यूडो फोर्स 2mg। ये तो हमेशा ही लगने वाले हैं, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये एंगल अगर मैं ले लूं कि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू मैं कह सकता हूं कितनी होगी, 1/2। तो जब आपकी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल बना रही होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन जब हमारी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल बना रही होगी, यानी ये एंगल थीटा होगा और बॉल हमारी यहां पर होगी, तो ये वो पॉइंट है जहां पर टेंशन कैसा हो सकता है, मिनिमम। ये वो पॉइंट है जहां टेंशन कैसा हो सकता है, मिनिमम। बात समझ आई क्या आपको? मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना? तो मेंस वगैरह और मेडिकल के लिए चिंता मत करना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कभी भी। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो हमें ये पोजीशन पता लग चुकी है कि ये वो पॉइंट है जहां टेंशन मिनिमम आ सकता है, ठीक है ना? और हॉरिजॉन्टल से एंगल मिल गया है थीटा। अब आप क्या करो, यहाँ पे कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए ये पता लगा लो सिर्फ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, mv²/r। mg नीचे लग रहा होगा और एक स्यूडो फोर्स 2mg लेफ्ट में लग रहा होगा, ठीक है ना? टेंशन तो ऑब्वियसली अंदर की तरफ लगता है, और यहीं पे लग रहा होगा नेट फोर्स, इन दोनों का अगर मैं कंपोनेंट ले लूं तो अगर मैं फोर्स को बैलेंस करूं तो मैं कह सकता हूं mv²/r ये इक्वल होना चाहिए टेंशन प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। बात समझ आई क्या? ये एंगल थीटा है, ये एंगल sin थीटा हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना होता है, टेंशन को जीरो, तो कितनी स्पीड इस पॉइंट पे होनी चाहिए आपको ये पता लग जाएगा। v मिनिमम की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी इस पॉइंट पे, क्रिटिकल स्पीड जिसे हम बोलेंगे, वो हमें मिल जाएगा √r 2g cos थीटा प्लस g sin थीटा। बात समझ आ रही है मैंने क्या किया है? मैं हमेशा वो पॉइंट पता करूंगा जहां टेंशन मिनिमम हो सकता है। वो पॉइंट हमेशा उस लाइन पे लाई करेगा जब आपकी स्ट्रिंग उस लाइन के अलोंग हो जहां पे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग। तो वो पोजीशन मुझे वो मिली है। बात समझ आई? जब टेंशन और नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाए और स्ट्रिंग उसके अलाइन हो जाए, ये मुझे वेलोसिटी मिली, यानी इतनी वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए अगर इसे सर्कुलर ट्रैक में घूमना है तो। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन कर देना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको वेलोसिटी मिल चुकी है, ट्रायंगल से आपको थीटा भी पता है, यह है 1, यह है 2, तो यह है √5। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर देता हूं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ये होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी वही हमें फाइंड करनी है, हाफ mva², पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी v पे हाफ mv0², पोटेंशियल एनर्जी b पे कितनी हो जाएगी, हाइट देखो ग्राउंड से कितनी हो जाएगी, ये हो गई r प्लस r sin थीटा। तो r mg r 1 प्लस sin थीटा। यहां से हमें मिल जाएगा क्या, va। va की वैल्यू आपको मिल जाएगी √v0 का स्क्वायर प्लस 2gr 1 प्लस sin थीटा।
सारी वैल्यूज आपको सिर्फ पुट करनी है इसके अंदर। ट्राइंगल दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं और वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कैलकुलेशन बहुत गंदी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया क्या कॉन्सेप्ट? आप हमेशा अपने पार्टिकल के ऊपर क्या देखोगे? नेट फोर्स। नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में जब आपकी स्ट्रिंग अलाइन हो और टेंशन और नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हो, तो वो पॉइंट होगा जहां पर मिनिमम टेंशन आ सकता है स्ट्रिंग के अंदर। फिर बस टेंशन को मिनिमम करके जीरो मान लेंगे। टेंशन को जीरो क्यों कर रहे हैं बेटा? टेंशन को जीरो नहीं करेंगे तो फिर जस्ट वाला केस कहां से आएगा? जस्ट वाले केस में जीरो ही करते हैं हम टेंशन को, वहां पे भी नॉर्मल को जीरो किया था अगर डेरिवेशन देखोगे तो। मेडिकल में चिंता मत करो भाई, मेडिकल में नहीं आती है सब। मेडिकल में सादा सवाल पूछते हैं, जी दे देते हैं, आर दे देते हैं, आपको बस 4 या 5 सोच समझ के पुट करना होता है, सीधा सीधा सवाल आएगा। ये एडवांस के लिए बताया है मैंने, ठीक है? चलो, जी इफेक्टिव यूज कर सकते हैं इस केस के अंदर, फॉर्मूले के अंदर डायरेक्टली। जी इफेक्टिव आप यूज तो कर सकते हो, पर नहीं, फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि उससे आ पाएगा, एक बार करके देखना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं हूं। पर ये इसका मेथड है, मुझे ये पता है, ठीक है? मैं भी करके देखूंगा, तुम भी करके देखना। जी इफेक्टिव से हो जा रहा है? जी इफेक्टिव से हो जा रहा है अगर, तो बहुत बढ़िया बात है, अगर जी इफेक्टिव से हो सकता है तो।